नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट। बीपीएससी ने किया परीक्षा रद्द। बिहार में 15 मार्च को हुई बीपीएससी शिक्षक भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी और इस दौरान यह सूचना मिली थी कि इस परीक्षा का सवाल पहले ही आउट हो गया था, जिसके बाद इस मामले में जांच की जा रही थी। ऐसे में इस जांच के बीच आयोग ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि जल्द ही नए तारीखों का ऐलान भी किया जाएगा। चिराग ने हाजीपुर सीट से खुद के नाम का किया ऐलान। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लोजपा रामविलास ने एक सीट पर अपना पहला कैंडिडेट तय कर लिया है। इस बात का ऐलान खुद चिराग पासवान ने किया है। चिराग ने कहा है कि आने वाले दिनों में हमारा लक्ष्य 400 पार है। उन्होंने कहा है कि वह हर चुनौती के लिए तैयार है। चिराग ने खुद की पार्टी को बाकी 4 कैंडिडेट को लेकर कहा है कि अन्य 4 सीटों पर प्रत्याशी कौन होगा, इस पर अभी तय नहीं हुआ है। इसको लेकर वह 3-4 दिनों में घोषणा कर देंगे। चिराग पासवान ने आगे ये भी कहा है कि समय की कसौटी पर किसी के साथ गलत नहीं होता है। राजनीति में सीट बांटने का सबसे बड़ा आधार जनाधार होता है। राजद संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म। आरजेडी नेता ने कहा, पारस और सहनी को लेकर लालू लेंगे अंतिम फैसला। इस बैठक में शामिल हुए राजद के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि लालू यादव की तरफ से संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगामी चुनाव को लेकर हम लोगों ने लालू यादव को सभी तरफ से निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने सीट बंटवारा को लेकर किए गए सवाल पर कहा है कि हम लोग समान विचार धारा वाली पार्टी से बातचीत करेंगे और उसके बाद ही फैसला करेंगे। हमारी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा, इसका निर्णय लालू यादव लेंगे। फूका हुआ कारतूस और फ्यूज बल्ब है पारस। महागठबंधन में एंट्री से पहले लालू के करीबी ने बताई औकात। पूर्व सीएम राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई और आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि पारस के साथ जो हादसा हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसी के विश्वास पर किसी के साथ गद्दारी करके उस पार्टी में गए और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। इस तरह की उनके साथ लोगों ने कार्रवाई की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिर भी उन लोगों ने भी इस चीज को देखा होगा कि वोट किसके साथ है। सभी लोग जानते हैं कि ये लोग फूका हुआ कारतूस और फ्यूज बल्ब है। लोकसभा चुनाव के बीच लालू के करीबियों पर शिकंजा। आरजेडी विधायक के ठिकानों पर ईडी का छापा। चुनावी डुगडुगी बजते ही लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिहार के बक्सर जिले के ब्रह्मपुर से आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर ईडी ने बुधवार को छापा मारा है। ईडी की टीम विधायक के 2 ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच की खबरें निकलकर सामने आई है। पिछले महीने आरजेडी विधायक किरण यादव के ठिकानों पर भी प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी। अमित शाह ने बताया, क्यों नहीं मिला पारस को एक भी सीट, बड़े भाई बनने का भी खोला राज। अमित शाह ने कहा है कि पशुपति पारस से अब समझौते की गुंजाइश कम रह गई है। ऐसे में अब यह भी कह सकते हैं कि लगभग नहीं के बराबर है। हमने उनको मौका दिया था, अगर पूरा परिवार साथ में आता तो यह अच्छा होता, लेकिन अब उनका निर्णय था और पार्टी के नेतृत्व की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। अमित शाह की इस बात का मतलब निकाले तो उनका कहना था कि पशुपति कुमार पारस अगर चिराग पासवान के साथ मिल जाते तो फिर समस्या नहीं होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी कारण भाजपा ने उनके साथ यह निर्णय लिया। जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय। बेटे के साथ पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी ने कांग्रेस में विलय कर लिया है। जी हां, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव अपने बेटे सार्थक रंजन के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब पप्पू यादव कांग्रेस की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस में जाप के विलय के बाद पप्पू यादव ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धन्यवाद कहा और कांग्रेस के प्रति आभार जताया। सीता ने जेएमएम को कहा अलविदा तो कल्पना ने दिया बड़ा बयान। बड़े भाई को लेकर दी बड़ी जानकारी। जामा विधायक सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। पार्टी छोड़ने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने स्वर्गवासी दुर्गा सोरेन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि हेमंत जी के लिए स्वर्गीय दुर्गा दास सिर्फ बड़े भाई नहीं बल्कि पिता तुल्य अभिभावक के रूप में रहे। 2006 में ब्याह के उपरांत इस बलिदानी परिवार का हिस्सा बनने के बाद मैंने हेमंत जी का अपने बड़े भाई के प्रति आदर और समर्पण और साथ ही स्वर्गीय दुर्गा दा का हेमंत जी के प्रति प्यार भी देखा है।
वंदना दादेल बनी झारखंड की नई गृह सचिव, चुनाव आयोग ने दी मंजूरी। चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार और झारखंड समेत कुल 6 राज्यों के मुख्य सचिव को हटा दिया गया है। चुनाव आयोग ने अरवा राजकमल को गृह सचिव के प्रभार से मुक्त करते हुए वंदना दादेल को झारखंड का नया गृह सचिव नियुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए बिहार, झारखंड समेत कुल 6 राज्यों के मुख्य सचिव को हटाने का निर्देश जारी किया था। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव के पद के लिए मनीष रंजन, वंदना दादेल और अबू बकार का नाम भेजा गया था। 1-2 दिन में सारी चीज स्पष्ट हो जाएंगी। इंडिया में सीट शेयरिंग पर आरजेडी का दावा। बिहार में महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। बुधवार को एक तरफ पटना में राबरी आवास पर आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई, तो दिल्ली में भी सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक आयोजित की गई। आरजेडी ने दावा किया कि 1 से 2 दिनों में बिहार की सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बिहार आएंगे बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री, यहां सजेगा दिव्य दरबार। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बिहार में एक बार फिर अध्यात्म की धारा बहेगी। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भोजपुर के उद्वंत नगर आएंगे। 10 जून को उद्वंत नगर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार लगेगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। आयोजन समिति इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी में जुट गई है और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आगमन को लेकर तिथि तय हो चुकी है और उन्होंने कार्यक्रम के लिए हामी भी भर दी है। कार्यक्रम की शुरुआत 9 जून से हो जाएगी। पहले दिन कलश यात्रा निकाली जाएगी और इसके बाद 10 से 12 जून तक हनुमत कथा का आयोजन होगा। इस बीच 2 दिन बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार भी सजेगा। चौसा में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, लोगों ने प्रशासन की टीम पर बोला हमला, डीएसपी समेत कई जवान घायल। बड़ी खबर बक्सर से आ रही है, जहां पुलिस और ग्रामीणों के बीच तीखी झड़प हो गई है। चौसा में निर्माणाधीन 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के गेट पर धरना दे रहे किसानों ने जमकर बवाल मचाया है। आपको बता दें कि घटना स्थल पर पहुंची जिला प्रशासन और पुलिस की टीम ने किसानों को बलपूर्वक हटाने की कोशिश की, जिस पर किसान भड़क गए और पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में किसानों के साथ कुछ पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। इस दौरान गुस्साए किसानों ने प्रशासन की 4 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और किसानों की भारी विरोध को देखते हुए प्रशासनिक टीम भी पीछे हटने पर मजबूर हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ पुलिस पदाधिकारी को भी चोटें आई हैं। सभी दल चाहते हैं कि अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, नाराजगी की खबरों पर बोले उपेंद्र कुशवाहा। दिल्ली में बीजेपी के साथ डील फाइनल होने के बाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना लौट आए हैं और अब वे जल्द ही क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे। कुशवाहा की नाराजगी की खबरों के बीच दिल्ली में बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने उनका आवास पर जाकर मुलाकात की थी और बीजेपी की तरफ से नया ऑफर देने की बात कुशवाहा मान भी गए थे। और आपको बता दें कि उन्होंने आगे ये भी कहा था कि नाराजगी की कोई बात नहीं है। दरअसल एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 1 सीट मिली है। सीटों के बंटवारे के बाद से कुशवाहा ने चुप्पी साध ली है और माना जा रहा था कि सिर्फ 1 सीट मिलने से कुशवाहा नाराज हैं। ब्याह रचाने के बाद नई नवेली दुल्हन के साथ लालू का आशीर्वाद लेने पहुंचे कुख्यात अशोक महतो। टिकट के लिए 62 की उम्र में खरमास में रचाई है शादी। 62 साल की उम्र में शादी रचाने के बाद कुख्यात अशोक महतो बुधवार को अपनी पत्नी अनीता देवी के साथ राबरी आवास पहुंचे। राबरी आवास में उन्होंने नई नवेली पत्नी के साथ लालू प्रसाद और उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की है। आपको बता दें कि मुलाकात के बाद अशोक महतो ने कहा कि लालू प्रसाद ने उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया है, जबकि चुनाव लड़ने के सवाल पर चुप्पी साध ली। लालू से आशीर्वाद लेने के बाद कुख्यात अशोक महतो से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं बोलेंगे, बाद में बात करेंगे। क्या चुनाव लड़ेंगे? इस सवाल पर भी अशोक महतो ने कहा कि दीर्घायु होने का आशीर्वाद लालू प्रसाद की तरफ से मिला है। यूपी में 2 हिंदू लड़कों की हत्या पर भड़के गिरिराज, अखिलेश यादव और सपा को खूब सुनाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में 2 सगे भाइयों की मुस्लिम युवक ने कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी थी और इस घटना को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी ने इस घटना को लेकर पूरी यूपी में योगी सरकार पर हमला बोला है। अब बीजेपी ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया है। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी को अपने गिरते घटते जनाधार लेकर ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
प्रत्यय अमृत होंगे बिहार के नए गृह सचिव। एक दिन पहले हटाए गए थे डॉक्टर सिद्धार्थ। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद निर्वाचन आयोग की तरफ से कई प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद बिहार सहित 6 राज्यों में नए गृह सचिव तैनात किए गए हैं। इसके बाद बिहार में 1991 बैच के आईएएस अधिकारी प्रत्यय अमृत नए गृह सचिव होंगे। इसको लेकर अधिसूचना जारी नहीं की गई है। दरअसल प्रत्यय अमृत भी सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। के पाठक ने कर दिया बड़ा बदलाव। 25 मार्च से होने वाली परीक्षा टली। जानिए क्या है नया डेट। बिहार के सभी राज्य सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की एनुअल एग्जाम के टाइम टेबल में बदलाव किया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने भी मंजूरी दे दी है। इस डेट में बदलाव को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। इसमें मुख्य रूप से पर्व का भी जिक्र शामिल है। दरअसल राज्य के सरकारी स्कूल में 1 से 4 और 6ठी एवं 7वीं के बच्चों के लिए आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा की तिथि में बदलाव हो गया है। 25 मार्च को आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा अब 29 मार्च को आयोजित की जाएगी। कस्टडी से भागे 2 बदमाशों का पुलिस एनकाउंटर। जिप्सी से कूद कर फरार हुए थे दोनों। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। राज्य के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन कहीं न कहीं कोई ऐसी आपराधिक मामले निकल कर सामने नहीं आते हो। लेकिन अब अपराध को रोकने के लिए पुलिस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अपराधियों का एनकाउंटर भी करने से पीछे नहीं हट रही है। दरअसल मुजफ्फरपुर में पुलिस एनकाउंटर में 2 अपराधियों को गोली लगी है। यहाँ अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक के पास सिकंदरपुर पुलिस की अभिरक्षा से लुटेरे गैंग के 2 बदमाश फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने सर्च अभियान शुरू किया। बतौर कैप्टन विराट ने बनाए सबसे ज्यादा रन। जीत में धोनी अव्वल। जाने रोहित गंभीर कैसे है रिकॉर्ड। आईपीएल के 17वें सीजन का आगाज 22 मार्च से होने जा रहा है। इसके लिए सभी 10 टीमें तैयारी में जुट गई हैं। हालांकि इस बार आईपीएल काफी दिलचस्प रहने वाला है। 2008 में पहला सीजन खेला गया था। तब खेलने वाले कप्तानों में अब सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही ऐसे हैं जो इस सीजन में भी कप्तानी करते दिखेंगे। पुराने कप्तानों में रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है, जबकि विराट कोहली ने 2021 आईपीएल के बाद ही कप्तानी छोड़ दी थी। हालांकि बतौर कप्तान कुछ रिकॉर्ड्स के मामले में ये दोनों अब भी शीर्ष पर बरकरार हैं। विराट कोहली ने आरसीबी फैन से की खास अपील। इस नाम से नहीं बुलाने की दी हिदायत। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली मैदान पर वापसी के लिए तैयार है। मंगलवार रात के अनबॉक्स इवेंट के दौरान फैंस ने अपने पूर्व कप्तान का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह कार्यक्रम बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में फैंस ने हिस्सा लिया। कोहली के फैंस उन्हें किंग कोहली के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इस स्टार बल्लेबाज को यह नाम अजीब लगता है। कोहली ने आरसीबी अनबॉक्स इवेंट के दौरान अपने प्रशंसकों से खास अपील की। उन्होंने इवेंट के होस्ट दानिश सैद और फैन से कहा कि उन्हें किंग कहकर नहीं पुकारे, क्योंकि कोहली को यह काफी अजीब लगता है। अलीबाग में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हुए एकजुट। टीम बॉन्डिंग के लिए किया गया, पर रोहित शर्मा नहीं दिखे। आईपीएल 2024 की शुरुआत से पहले मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज के हिस्से के रूप में कुछ क्वालिटी टाइम बिताए हैं। क्रिकेटर सहयोगी स्टाफ के साथ मंगलवार को अलीबाग पहुंचे, जहां उनके मुंबई से लौटने से पहले अगले 2 दिन बिताने की उम्मीद बताई जा रही है। मुंबई की टीम अपने अभियान की शुरुआत 2022 की चैंपियन टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ अहमदाबाद में करेगी। फ्लोर पर आए राजेश खन्ना की बावर्ची की रीमेक। अनुश्री मेहता ने फिल्म को लेकर कही यह बात। मिसेज अंडरकवर का निर्देशन करने वाली अनुश्री मेहता एक बार फिर दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। निर्देशक ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान खुलासा किया कि वे सुपरस्टार राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन अभिनीत फिल्म बावर्ची का रीमेक बना रही हैं। यह फिल्म अब फ्लोर पर आ गई है। भैयाजी का दमदार टीजर जारी। 100वीं फिल्म में खतरनाक अंदाज में दिखे मनोज वाजपेयी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के उम्दा अभिनेताओं में से एक मनोज वाजपेयी भैयाजी नाम की फिल्म से एक बार फिर दर्शकों को अपनी अदाकारी का जलवा दिखाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सिर्फ एक बंदा काफी है कि टीम ने इस फिल्म को बनाया है। हाल ही में इस फिल्म का टीजर जारी किया गया है, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
फेमिना ब्यूटीफुल इंडियंस 2024 अवार्ड नाइट में लगा सितारों का मेला, माधुरी ने लूटी महफिल। फेमिना ब्यूटीफुल इंडियंस 2024 अवार्ड नाइट का आयोजन मंगलवार शाम मुंबई में किया गया। यह पुरस्कार उन भारतीय को दिया गया जो किसी न किसी तरह के से देश हित के लिए कुछ कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि इस मौके पर बॉलीवुड की कौन कौन से सितारे नजर आए और किसके हिस्से में फेमिना ब्यूटीफुल इंडियंस 2024 की ट्रॉफी आई है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित फेमिना ब्यूटीफुल इंडियंस 2024 में पहुंची। माधुरी बॉल गाउन में बेहद हसीन लग रही थी। उन्होंने अपने लुक को पूरा करने के लिए बालों का हाई बन बनाया हुआ था। ओटीटी पर दस्तक देने वाली है ओपेनहाइमर। जियो सिनेमा पर इस दिन दर्शकों का कराएगी मनोरंजन। साल 2023 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ओपेनहाइमर अब जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाली है। सिलियन मर्फी, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और एमिली ब्लंट की प्रमुख भूमिकाओं वाली यह फिल्म अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म ने हाल ही में ऑस्कर में 1-2 नहीं बल्कि 7 श्रेणियों के पुरस्कार को अपने नाम किया है। यह फिल्म 21 मार्च को हिंदी और अंग्रेजी में जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।